मेरा दूसरा कहानी संग्रह आसपास वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ था। आज उसी की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है बहुरिया। सास का अंतिम वक्त था। उनकी ज़ुबान ऐंठ रही थी, अतः बोलने से लाचार थीं। उनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 4 संतानों की माता बनने से शरीर कमज़ोर हो गया था। घर के शेष सदस्य स्वस्थ थे। उनके पतिदेव अभी भी बिना चश्मा पूरा अखबार बाँच लेते थे। उनकी प्रथम 3 संतानें पुत्री रूप थीं। वे माँ पर पड़ी थीं, अतः सभी देखने भालने में अच्छी थीं। इनका विवाह हो चुका था। चौथी संतति पुत्र रूप थी। पुत्र अपने पिता की दुकान पर बैठता था। इसका भी विवाह हो गया था और इसकी पत्नी घर का कामकाज निपटाती थी। पत्नी को बस एक ही शिकायत थी कि उसकी सास अपनी मंझली और छोटी लड़की को कुछ ज़्यादा ही मानती थी। उनके मायके आने पर हर बार वे कुछ गहना जेवर देकर विदा करती थी। बड़ी लड़की संतोषी थी। वह अभी भी मायके आने पर घर के कामकाज निपटाने में लग जाती थी। छोटी और मंझली के लिए उनका मायका हॉलिडे होम था। बहू का मायके में नाम राजलक्ष्मी था, लेकिन यहाँ सब उसे बहुरिया बुलाते थे। सास की जब हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर बताकर नाउम्मीदी जता दी। जिस घर में उन्होंने जीवन भर हुक्म चलाया था, वे वहीं पर अंतिम सांस लेना चाहती थीं। अतः परिवारीजन उन्हें घर पर ले आए। बहुरिया का पति चूँकि सबसे छोटा था, अतः बचपन से उसे अपनी जिज्जियों की डांट खाने की आदत थी। बहुरिया को ये बात सख्त नापसंद थी। वह बचपन से ही स्वाभिमानी थी। शायद इसीलिए उसकी भाभियाँ उसे मायके में फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहती थीं। उसका मायके में आना जाना कम ही होता था। यहाँ उसकी ससुराल में ठीक इसके विपरीत चलन था। यहाँ हर महीना 15 दिन में कोई न कोई ननद टपकती रहती थी। चूँकि मायका उनके लिए आरामगाह था, अतः उनकी सेवा टहल में बहुरिया को ही खटना पड़ता था। सास ज़्यादातर बीमार रहती थीं। पुत्रियों के मायके आने पर वे उनकी ससुराल का निंदा पुराण खूब चटकारे लेकर सुनती। वापसी के वक्त लाडलियाँ भी अपनी अम्मा से लिपट कर ऐसे रोती मानो वे ससुराल नहीं बल्कि बूचड़ खाने जा रही हों। अम्मा भी अपनी वंश बेलों की नस नस से वाकिफ़ थीं, अतः उन्हें कपड़ा जेबर वगैरह देकर उनका मिमियाना बंद कराती। इसके बाद लाडलियाँ अपने आंसू पोंछकर अपने भाई से बोलती, भैया जल्दी से गाड़ी बुलाओ, अगर देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। तुम्हारे जीजा तो हमें लेने 2 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। भैया भी उन्हें ट्रेन पकड़ाने जल्दी जल्दी निकल लेता। उसे लगता कि कहीं सचमुच ही उसके जीजा श्री स्टेशन पर टापते ना रह जाएं। बहुरिया ननदों के चोचले समझती थी, अतः वे मनी मन कुढ़ती। घर में एक ससुर ही थे जो उसकी पीड़ा समझते थे। वे मौका मिलने पर उसके हक की बात भी बोलते थे। उन्होंने धंधे की शुरुआत फुटपाथ से की थी। कालांतर में उन्हें खाता पीता ससुराल मिल गया तो ससुर के सहयोग से एक दुकान डाल ली। वे मेहनती थे, अतः जल्दी ही उनकी गिनती खाते पीते घरों में होने लगी। इस सहयोग के एवज में वे सदैव भार्या से दबे रहते थे और कभी कभार ही उनके सामने जुबान खोलते थे। बेटे के लिए वे अपने दोस्त की बेटी ब्याह कर लाए थे। वही अब बहुरिया बनकर पूरे घर का ध्यान रखती थी। बहुरिया के मायके की माली हालत अच्छी नहीं थी। वहाँ उसकी भाभियों का राज था, किंतु यहाँ ससुर उसे बेटी की तरह मानते थे। सास को पति का ये नरम रुख अखरता था। गाहे बगाहे वे ताना भी सुना देती
कि जितना चाहो इसे सिर पर बिठा लो, लेकिन देख लेना कभी इसके मायके से 30 त्योहार पर फूटी कौड़ी भी नहीं आने वाली। पत्नी की उल जलूल बातें सुनकर वे चुप रह जाते, क्योंकि बोलने का परिणाम वे जानते थे। सास की जली कटी सुनकर बहुरिया डबडबाई आंखें लिए घर के कामों में लग जाती। उसे सास के चिढ़ने की वजह समझ नहीं आती थी। कभी कभी उसे लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे घर में वही अकेली एमए पास है और इसीलिए वे उससे चिढ़ती हों। उसकी कोई भी ननद हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाई थी। फिर वह अपना सिर झटक देती और इन कड़वे प्रसंगों को भूलने की कोशिश करती। सास जब बीमारी के शुरुआती दौर में थी तो एक दिन बहुरिया अपने पति से बोली, अपनी बहनों को बुला लो, सासू माँ का मन भी लगा रहेगा और देखभाल भी हो जाएगी। लड़के ने अपनी छोटी और मंझली जिज्जी को संदेशा भेजा, लेकिन कोई भी नहीं झांकी। शायद उन्हें लगा होगा कि बीमारी आजारी में तो बस सेवा टहल ही करनी होगी, घूमना घामना तो हो नहीं पाएगा। अतः वे ससुराल के सुखों में रमी रहीं। बड़ी जिज्जी खुद ही बीमार थीं। सास जब तक अस्पताल में रहीं, बहुरिया अकेले ही घर का कामकाज निपटाने के साथ साथ उनका परहेजी खाना भी पहुंचाती रहीं। उसका पति दुकान पर बैठता रहा, क्योंकि दुकान बंद होने का असर सीधे घर की आमदनी पर पड़ता। घर और अस्पताल के बीच की सारी भागदौड़ उसके ससुर करते रहे। बहुरिया की गोद में साल भर का बेटा भी था। उसे उसकी भी देखभाल करनी होती थी। लगातार खटने से वह कमज़ोर होने लगी। एक आध बार ससुर ने उसे काम वाली रखने को कहा तो वह बोली, काम वालियाँ सफाई से काम नहीं करती, फिर खामोखा खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा। उसे घर की आमदनी मालूम थी। ज़्यादातर पैसे तो दवा दारू में ही निकल जाते थे। ऊपर से ननदों के खर्चे भी कम नहीं थे। जब मायका कमज़ोर हो तो बहू को बहुत सी बातों के लिए समझौता करना पड़ता है। बहुरिया ने भी यही किया। उसकी शिक्षा ननदों की ईर्ष्या की वजह बन गई थी। वह घर की इकलौती बहू थी, अतः सब उसे बस हुक्म देते थे। उसका पति भी माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। सास की बीमारी में जब ननदों ने कन्नी काट ली तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अब तक सब सहन किया था, मगर छुप रही थी। इधर सास अभी भी इसी इंतज़ार में थी कि कब उनकी बेटियां आएं और कब वे उन्हें बचे कुचे गहने सौंप कर पुण्य कमाएं। अंत में तो घर की बागडोर बहुरिया को ही संभालनी थी, अतः अब उसने कुछ करने की ठान ली। सास को अस्पताल से आए आज तीसरा दिन था। रात में उनकी हालत ज़्यादा ही बिगड़ गई तो बेटी दामादों को खबर कर दी गई कि अंतिम दर्शन करना है तो आ जाओ। सर्वविदित है कि अंत समय में प्राणी की दानशीलता अचानक ही बढ़ जाती है। दामाद भी शायद इस बात से अवगत थे, अतः उन्होंने तत्काल अपने पहुंचने की पुष्टि कर दी। बहुरिया अच्छी तरह जानती थी कि वे अवसर की आर्थिकी समझकर आ रहे हैं। अभी तक घर की कर्ता धर्ता सास ही थी, अतः सारा माल मत्ता उन्हीं के कब्ज़े में था। आखिरी वक्त में चूँकि वे बोलने से लाचार थीं, अतः उसे इस ओर से ज़्यादा खतरा नहीं था। फिर भी एहतियातन उसने सास के कमरे में रखे कंप्यूटर का कैमरा उनके बिस्तर की दिशा में सेट करके यहाँ की गतिविधियाँ रिकॉर्ड करने का खुफिया इंतज़ाम कर दिया। उसे पता था कि ननदों के धमकने के बाद तो उसकी हालत नौकरानी जैसी हो जाएगी, अतः ये इंतज़ाम उनके पधारने के पहले ही कर दिया था। मरणासन्न सास के कमरे में पास पड़ोस की औरतें बैठी बतिया रही थीं। सास बोलने से लाचार थीं, अतः वे कभी हाथ पांव कसमसाती तो कभी तकिए पर सिर हिलाने लगतीं। कमरे में जनानियां थीं, अतः ससुर पोते को गोद में लिए हुए आंगन में टहल रहे थे। बहुरिया का पति
छोटी जिज्जी को लेने स्टेशन गया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब सास को देखकर गए थे। उन्होंने कहा था कि मरीज़ा जितना भी चल जाएं, उसे चमत्कार ही मानिए। सास ने बहुरिया को कभी घर की अंदरूनी बातें नहीं बताई थीं। अपने पुत्री प्रेम के कारण हमेशा उन्होंने उसकी अनदेखी ही की थी। आज जब उनका अंतिम समय आया तो वही बहुरिया उनका हाथ थामे सिरहाने बैठी थी, लेकिन वे अब बोलने के ही काबिल नहीं थी। उनकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। वे इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं, किंतु खुद को मजबूर पाकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर में हमेशा गरजने वाली सास के बहते आंसू देखकर बहुरिया अंदर तक हिल गई। वह खुद भी रोने लगी। इतने में घर के बाहर टैक्सी रुकने की आवाज़ आई। कुछ पलों बाद उसका पति छोटी जिज्जी और जीजा के साथ कमरे में आ गया। सास छोटी बेटी को देखकर तेजी से सिर हिलाने लगी। सबको लगा कि शायद उसे नज़दीक बुला रही हैं। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी कर रही थीं। छोटी ननद बहुरिया से बोली, भाभी तुम जरा अपने नंदोई को चाय पानी करा दो, तब तक मैं अम्मा के पास बैठती हूँ। बहुरिया किचन की तरफ चल दी। उसके जाते ही छोटी लड़की मोहल्ले वालियों से बोली, देखो तो अम्मा कैसे दाएं बाएं गर्दन झटक रही हैं। लगता है इनकी मटर माला गले में चुभ रही है। इतना कहकर उसने माँ के गले से सोने की मटर माला उतारी और बैग में रख ली। अम्मा अब और तेजी से सिर हिलाने लगी। इतने में उसकी नज़र सोने के टॉप्स पर पड़ी। वह तुरंत बोली, क्या हुआ अम्मा? क्या टॉप्स कानों में चुभ रहे हैं? लगता है बड़ा दर्द हो रहा है। वह खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। अम्मा की जुबान तो ऐंठी पड़ी थी। उसने तत्काल कानों से टॉप्स उतारे और अंटी कर लिए। अम्मा उसे लाचार आँखों से देख रही थीं। आज उन्हीं की जाई ने उन्हें लूट लिया था। उन्हें गहने बहुत प्रिय थे और इन्हीं का आज हरण हो गया था। वे सूने गले और बुच्चे कानों में किसी आश्रम की संवासनी जैसी दिखने लगी थीं। नंदोई को चाय पानी कराकर बहुरिया जब कमरे में आई तो छोटी ननद ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या बोले हैं, ये कब तक चल जाएंगी? उसकी बात सुनकर बहुरिया चौंकी। उसे लगा कि यदि ये बात सासू माँ के कानों में पड़ी होगी तो वे क्या सोचती होंगी। वह तनिक रुष्ट स्वर में बोली, ऐसा तो मत बोलो जीजी, मेरा मन तो कहता है कि अम्मा जी एकदम ठीक हो जाएंगी, इन्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर छोटी ननद ने ऐसे मुंह बिचकाया कि जैसे ये बड़ी सगी बन रही हैं। बहुरिया बोली, आप आंगन में बाबूजी के पास बैठो, वे पिछली रात से जग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी तबीयत बिगड़ जाए। छोटी ननद बाहर निकल गई। उसके जाते ही बहुरिया की नज़र सास के सूने गले और बुच्चे कानों पर पड़ी। वह सारा खेल समझ गई, लेकिन चुप रही। थोड़ी देर बाद मजली ननद भी अपने पति के साथ आ गई। इस वक्त बहुरिया सास का माथा सहला रही थी। बीच बीच में वह उनकी आंखों से बहते आंसू भी पोंछ देती थी। पता नहीं क्यों सास के आंसू आज थम नहीं रहे थे। बहुरिया मजली ननद को देखकर बोली, आप अम्मा जी के पास बैठो, हम आपके लिए चाय पानी लाती हैं। मंजली बेटी माँ के सिरहाने बैठ गई। मोहल्ले की औरतें चलने के लिए उठ खड़ी हुईं। वे जाते जाते बोलीं, अभी तो हम चल रही हैं, अगर रात बेरात कोई ज़रूरत पड़े तो संकोच न करना। उनके जाने के बाद मंझली कमरे में अकेली रह गई। अम्मा उसे एकटक देख रही थीं। शायद वे उसे आशीष दे रही थीं। भले ही वे मृत्युशैया पे थीं, किंतु माँ का मन तो कभी भी दुआओं से खाली नहीं होता। मंजली ने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से पुनः आंसू बहने लगे। मंजली भी आंसू बहाने लगी। अचानक उसकी नज़र माँ के सूने गले और बुच्चे कानों पर पड़ी। वह चौंकी, क्योंकि वह तो खुद इन्हें मांगने की फिराक में थी,
लेकिन यहाँ तो कोई पहले ही इन्हें ले उड़ा था। माँ की मटर माला और टॉप्स गायब थे, लेकिन हाथों में कंगन अभी तक सलामत थे। ये देखकर उसे संतोष हुआ। उसने माँ के हाथ से कंगन उतारे और उन्हें दिखाकर बोली, अम्मा, हम इन्हें संभाल कर रख रहे हैं। जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर पहना देंगे। अपनी समझ से उसने माँ के मन में आशा का पर्याप्त संचार कर दिया था। अतः इसके एवज में कंगन आंटी कर लिए। हालांकि घर में सभी जानते थे कि वे अगर रात निकाल दें तो बहुत है। बीमार अम्मा अभी भी मंजली बेटी को देख रही थीं, लेकिन उनके आंसू अब रुक गए थे। कुछ क्षणों बाद अम्मा की उंगलियों से अंगूठियां भी विलुप्त हो गईं। अब उनके तन पर सिर्फ चांदी की चीज़ें बची थीं। उन्हें अपनी स्वर्ण माया से पूर्ण मुक्ति मिल चुकी थी। मंजली ने चूंकि कंगन और अंगूठियां बतौर अमानत रखी थीं, अतः उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। बहुरिया मंजले नंदोई को चाय पानी कराकर वापस आई तो उसने सास की कलाइयों को देखा। अब इनमें कांच की चूड़ियाँ भर शेष थी। कंगन और अंगूठियाँ विलुप्त हो चुकी थीं। बहुरिया को लगा कि दोनों बहनों में कितनी समानता है। ये आखिर होती भी क्यों नहीं, क्योंकि संस्कार तो उन्हें एक ही जगह से मिले थे। बड़ी बेटी ही बस इसका अपवाद थी। बहुरिया अभी भी चुप रही। वह मंजली ननद से बोली, जिज्जी, आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, सो सबके लिए भगोने में खिचड़ी चढ़ा दी है। आज रात इसी से काम चलाना पड़ेगा। मंजली ननद चट से बोली, अरे ऐसे में कैसी भूख और कहाँ की भूख। लेकिन जब तुम इतने प्यार से बना ही रही हो तो ज़रा इसमें देसी घी का तेज तड़का लगा देना, फिर दही पापड़ के साथ परोसना। तेरे नंदोई जी को बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर बहुरिया का मन किया कि इस चटोरी की जुबान काटकर कुत्तों को खिला दे, किंतु उसने खुद को जब्त किया और बोली, आप चिंता न करें, खाने में सब कुछ मिलेगा। हमें भी पता है कि खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। ये वार्तालाप शायद सासू माँ भी सुन रही थीं। उनके आंसू तो थम चुके थे, मगर बहुरिया की चटपटी बातें सुनकर मुंह में पानी आ गया। बहुरिया जानती थी कि सासू माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। वह उनका मुंह पोंछते हुए बोली, आप चिंता ना करो, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, मगर मैं आपको खिचड़ी ज़रूर खिलाऊंगी। ये सुनकर सासू माँ की आंखों में चमक बढ़ गई। वे तेजी से पलकें झपकाने लगीं। बहुरिया का पति बड़ी जिज्जी को लेने स्टेशन गया हुआ था। उनके आ जाने पर घर पूरा हो जाता। बहुरिया बैठकर सास के तलवे सहलाने लगी। मंजली बोली, मैं ससुराल फ़ोन करके आती हूँ। चलते समय ससुर जी बोले थे कि वहाँ पहुँचते ही समधन का हाल चाल देना। वह बाहर निकल गई और आंगन में आकर बहन बहनोई से बतियाने लगी। उसने पिता की गोद से अपने भतीजे को ले लिया। इतने में घर के बाहर टैक्सी का हॉर्न बजा। बहुरिया का पति अपनी बड़ी जिज्जी और जीजा को लेकर आ गया था। बड़ी जिज्जी ने टैक्सी से उतरते ही फुसकना शुरू कर दिया। मंजली उन्हें लेने गेट पर पहुंच गई थी। बड़ी जिज्जी ने जब मंजली की आंखें सूखी देखीं तो उन्होंने भी फुसकना बंद कर दिया। वे सीधे माँ के कमरे में पहुंची। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुरिया तो माँ के तलवे सहला रही थी और अब तक उनकी बहनें आंगन में गप लगा रही थीं। वे तत्काल पुराने रोल में आ गईं। ऐसे नाजुक वक्त में उन्हें जीजा साली का ये किलोल पसंद नहीं आया। उन्हें बहुरिया बहुत थकी हुई लगी। वे अपनी कामचोर बहनों को अच्छी तरह जानती थीं। वे समझ गईं कि इस हालत में भी ये अपनी खातिरदारी भावज से ही करा रही होंगी। बड़ी जिज्जी ने प्यार से बहुरिया के सिर पे हाथ रखा और बोली, दुल्हन, तुम जरा सुस्ता लो, हम अम्मा के पास बैठती हैं। बड़ी जिज्जी को माँ के शरीर पर गहने नहीं दिखे तो उन्होंने सोचा कि शायद बहुरिया ने कहीं रख दिए होंगे।
बहुरिया कमरे से निकल गई। बड़ी बेटी को देखकर अम्मा की आंखें पुनः बहने लगी। उनकी दशा देखकर बड़ी बेटी भी रोने लगी। इसी समय बहुरिया के ससुर अंदर आ गए। उन्होंने बड़ी बेटी को ढाढ़स दिया। उनकी नज़र जब पत्नी के सूने गले और कलाइयों पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, बेटा क्या अपनी अम्मा के गहने कहीं रख दिए हैं? सुबह तक तो इनके तन पर ही थे। बड़ी बेटी बोली, जब हम आई तब तो नहीं थे, हमने सोचा कि आप लोगों ने कहीं रख दिए होंगे। इसी वक्त मंजली और छोटी भी अंदर आ गईं। बड़ी ने उन्हें भी माँ के जेवर ना होने की बात बताई। वे दोनों दाएं बाएं झांकने लगे। छोटी बोली, हम तो अम्मा को देखते ही बेहोश होने लगी थी, जेवरों पर तो ध्यान ही नहीं गया। उस समय तो यहाँ पर मोहल्ले की औरतें भी बैठी हुई थीं। मंजली ने भी सफाई दी, जब हम आईं तो अम्मा गले तक ढकी थीं। अगर मानो खुली भी होती तो ये क्या गहना जेवर देखने का टाइम था। हम तो रास्ते भर यही मनाती आई थीं कि अम्मा बस एक बार जीती जागती मिल जाएं। फिर उन्हें ठीक ठाक देखकर हम आंगन में निकल आई थीं। इन बातों से इतना तो साफ हुआ कि जेवरों के बारे में या तो बहुरिया को पता था या फिर शक की सुई मोहल्ले वालियों पर जाकर रुक रही थी। बहुरिया इस वक्त किचन में थी और गरम गरम खिचड़ी में ननद की पसंद का तड़का लगा रही थी। उसने छन्न से खिचड़ी में तड़का लगा दिया। पूरे घर में देसी घी की खुशबू फैल गई। ये सुगंध जब उड़ती हुई सासू माँ के नथुनों में घुसी तो उनकी आंखें पुनः चमकने लगीं। उन्हें भी 2 चम्मच खिचड़ी की उम्मीद बन गई। अस्पताल की दवा खाते खाते उनका मन ऊब चुका था। यदि उनकी जुबान चालू हालत में होती तो वे अब तक अपनी कटोरी मंगवा चुकी होती। बड़ी लड़की समझदार थी। उसने जेवर वाला मसला यहीं रोका और किचन की ओर चल दी। मंजली मन ही मन सोच रही थी कि मटर माला और टॉप्स तो उसने देखे ही नहीं थे, फिर किसने ने आंटी किया होगा। लेकिन छोटी तुरंत समझ गई कि कंगन और अंगूठियां जरूर मंजली जिज्जी ने लिए होंगे, क्योंकि वे ही उसके बाद कमरे में आई थीं। तात्पर्य ये कि दोनों ही एक दूसरे को चोर समझ रही थीं। बड़ी जिज्जी बहुत दुखी थी, क्योंकि एक तरफ तो माँ की हालत अब तब वाली हो रही थी और दूसरी तरफ घर में लालच का ये गंदा खेल चल रहा था। बहुरिया के ससुर भी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से पत्नी के लिए जेवर बनवाए थे। उनकी पत्नी को भी ये अत्यंत प्रिय थे। वे उनकी लाचारी और पीड़ा को समझ सकते थे। उनकी किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सभी तो उनके अपने थे। बड़ी जिज्जी किचन में जाकर बहुरिया से बोली, दुल्हन तुम आंगन में बैठने का इंतज़ाम करो, तब तक मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ। खाने के टाइम तुम अम्मा के पास बैठ जाना, फिर बाद में हम दोनों साथ साथ खाएंगे। बहुरिया उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रही थी। उसे लगा कि ये चिंतित क्यों नहीं होंगी, आखिर ये भी तो इसी आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई हैं। जब बहुरिया से नहीं रहा गया तो वे पूछ बैठी, क्या बात है जिज्जी, कुछ परेशान लग रही हो? आप भी तो सफ़र से आई हो, आप भी आंगन में चलकर बैठो, हम सबको फटाफट खिला देंगे। उसकी बात सुनकर वे बोली, समझ नहीं आ रहा दुल्हन कि कैसे पूछूं। असल में अम्मा के तन पे कोई गहना नहीं दिख रहा, कहीं तुमने तो नहीं संभाल के रख दिए? बहुरिया बोली, नहीं तो, लेकिन आप चिंता ना करो, ये कहीं नहीं जाएंगे। आप आराम से सबको खिचड़ी खिलाओ, तब तक मैं सासू माँ को खिला कर आती हूँ। बड़ी जिज्जी उसे अविश्वास से देखने लगी, मगर बहुरिया की आंखों में ऐसा भरोसा था जिसे देखकर वे भी आंगन में बैठे सदस्यों को खिचड़ी खिलाने चल दी। बहुरिया के ससुर बीमार पत्नी के पास बैठे थे। बहुरिया का पति आंगन में अपने जीजा लोगों से बतिया रहा था। उसके छोटे जीजा उसे समझा रहे थे कि अपने बेटे का नाम किसी हीरो जैसा रखना। बहुरिया एक कटोरी में खिचड़ी लेकर सासू माँ के कमरे में पहुँची और ससुर से बोली, आप
आंगन में सबके साथ खाना खा लो, तब तक मैं अम्मा जी के पास बैठती हूँ। ससुर जी आंगन की तरफ चल दिए। बहुरिया ने सासू माँ से पूछा, अम्मा जी खिचड़ी लाई हूँ, खाएंगी? सासू माँ उसे अपलक निहार रही थीं। उनकी आंखों में ममता उमड़ रही थी। बहुरिया ने उनका सिरहाना ऊंचा कर दिया और फूंक फूंक कर चम्मच से खिचड़ी खिलाने लगी। सासू माँ की स्पंदनहीन जिह्वा में स्वाद ग्रंथियाँ चैतन्य होने लगीं और ज़ुबान थोड़ा थोड़ा हिलकर खिचड़ी निगलने लगी। बहुरिया चकित होकर ये परिवर्तन देख रही थी। सासू माँ ने शायद अपनी सारी शक्ति जीभ पर केंद्रित कर ली थी। बहुरिया उन्हें खिलाते वक्त बीच बीच में उनका मुंह भी पोंछ देती थी। सास बहू के बीच एक मौन संवाद चल रहा था। एकाएक सासू माँ ने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की। उन्हें थोड़ी सी कामयाबी भी मिली। गुनगुनी खिचड़ी ने शायद उनकी जिह्वा में चैतन्यता भर दी थी, क्योंकि वे अब आसानी से खिचड़ी निगल रही थीं। यह देखकर बहुरिया उत्साहित हुई। उसने खिचड़ी खिलाकर उन्हें थोड़ा पानी भी पिलाया। सास को तो मानो आज साक्षात अन्नपूर्णा के हाथ से प्रसाद प्राप्त हुआ था। आंगन में अभी भी ठहाके गूंज रहे थे। सासू माँ को खिचड़ी खिलाकर वह उन्हीं के सिरहाने बैठ गई। उनके सूखे बालों में तेल डालकर सिर की मालिश करने लगी। बूढ़ी सास को शायद इससे आराम मिला, क्योंकि अब उन्होंने आंखें बंद कर लीं। बहुरिया उनके पास बैठी उनका अतीत सोच रही थी कि पहले वे कैसे अपनी कड़क आवाज़ में सब पर हुक्म चलाती थीं। आज उन्हें निरीह हालत में देखकर उसका मन भर आया। आखिर वे उसके पति की माँ थीं। इसी शरीर से उन्होंने उसके पति को भी जन्म दिया था। इस समय वह सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रही थी। शायद उसका मानसिक संवाद सासू माँ तक भी पहुँच रहा था, क्योंकि इसी के बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सासू माँ के हाथ में हरकत हुई और उन्होंने बहुरिया की कलाई पर उंगलियां कस ली। वे अस्फुट स्वर में मेरी बच्ची बोलने लगी। बहुरिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह भी उनके गले से लग गई। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियों से बिछड़ी माँ बेटी मिल रही हों। जो काम अब तक दवा नहीं कर सकी थी, उसे सेवा ने कर दिखाया था। दोनों के नेत्र सजल थे। बहुरिया थोड़ा संभली और उनका चेहरा अपनी हथौलियों में लेकर बोली, अम्मा जी आप चिंता मत करना, मैं हर पल आपके पास रहूँगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी तो आपको अपने पोते की बहू भी लानी है। सास के मुंह से बस मेरी बच्ची निकल रहा था। उनका रिश्ता आज सास बहू के रिश्ते से आगे निकल गया था। दोनों ही आनंद से सराबोर थीं। इस वक्त उनके लिए शेष संसार के कोई मायने नहीं थे। मानव मन बड़ा विचित्र होता है। ये अपना सर्वस्व देने के लिए जीवन भर सुपात्र को खोजता रहता है। यह सिर्फ देने के लिए बना है। शायद यही वह प्रवृत्ति है जो हमें मनुष्यों से पृथक करती है। यहाँ तो बहुरिया ने सास की मुरझाई जीवन बेल में प्राण फूंक दिए थे और उधर आंगन में छोटे जीजा अपनी सलहज के इसरार पर गाना सुना रहे थे। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। बड़ी जिज्जी सबको खिचड़ी खिला चुकी थीं, अतः वे उनकी पार्टी में नहीं बैठीं और उठकर माँ के कमरे में आ गईं। यहाँ का दृश्य देखकर वे चकित रह गईं। बहुरिया उनकी माता का सिर अपनी गोद में लेकर सहला रही थी और माँ उसे प्रेम से निहार रही थीं।
वे भागकर चारपाई के पास पहुंची और बोली, दुल्हन, तुमने क्या जादू कर दिया? अम्मा तो एकदम ठीक लग रही हैं। ये कहकर वे माँ से लिपट गईं। फिर वे तेजी से आंगन में गईं और सबको ये शुभ समाचार दिया। मनोरंजन पार्टी वाले भी अंदर आ गए। वे भांति भांति की बातें करने लगे, मगर बहुरिया के ससुर खामोश रहे। वे डबडबाई आंखें लिए बहुरिया के पास आए और उसके सिर पर हाथ रख दिया। बहुरिया को तो मानो तीनों लोगों का वैभव एक साथ मिल गया। इसके बाद बहुरिया बड़ी ननद के साथ किचन में आ गई। अभी इन्हें भोजन करना था और जूठे बर्तन भी धोने थे। बड़ी ननद बोली, दुल्हन, तुम कुछ अम्मा के जेवरों के बारे में बता रही थी। बहुरिया उनका आशय समझ गई। वह उन्हें कंप्यूटर के पास ले गई। फिर उसने उन्हें वो सब दिखा दिया जो आज कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। बड़ी ननद ने अपनी लालची बहनों को मरणासन्न माँ के बदन से गहने उतारते देखा। उन्होंने बहुरिया का हाथ पकड़ा और रसोई में आ गई। पहले उन्होंने बहुरिया के लिए खिचड़ी निकाली, फिर थोड़ी सी अपने लिए भी निकाल ली। वे बोली, आज से घर का चौका बर्तन तुम नहीं करोगी। अब तक ये दोनों यहाँ मेहमानी कर रही थीं, अब ये ही सारा काम करेंगी। बड़ी ननद को अपनी छोटी बहनों की करतूत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे पुनः बड़ी जिज्जी बन गईं। खाना खत्म करके उन्होंने दोनों को कमरे में बुलाया और माँ के गहने वापस मांगे। बात इतने सीधे और साफ ढंग से कही गई थी कि उनके पास इन्हें लौटाने के सिवाय कोई चारा ना था। वे उनसे गहने लेकर कड़े स्वर में बोली, अब दोनों मेहमानी छोड़ो और किचन में जाकर सफाई करो। कल सुबह जल्दी उठकर सबको चाय पानी भी तुम्हें ही देना है। दोनों मुंह लटकाए हुए किचन की ओर चल दी। बहुरिया की चतुराई ने आज उन्हें रंगे हाथ पकड़वा दिया था। बहुरिया ने बड़ी समझदारी से ये बात घर के पुरुषों के कानों तक नहीं पहुंचने दी, अन्यथा घर की बेटियां शर्मिंदा हो जाती और उनका मायका छूट जाता। छोटी बहनों से गहने वसूल करके बड़ी जिज्जी माँ के कमरे में गईं और उन्हें पहना आई। इसके बाद उन्होंने पिता को बताया कि गहने घर में ही थे, माँ को फिर से पहना दिए हैं। पिता बड़ी बेटी का चेहरा देखने लगे, जो ठीक अपनी माँ की तरह अब घर संभाल रही थी। उन्हें उसका बचपन याद आ गया, जब वह दशहरे का रावण देखने के लिए उनके कंधे पर बैठने की जिद करती थी। उसके आ जाने से घर में पुनः अनुशासन आने लगा था। वे बोले, जब से तुम आई हो तभी से भाग दौड़ कर रही हो, अब जाकर सो, रात को मैं देखभाल कर लूँगा। उसने बात मान ली। उसने भी पिता को भनक तक नहीं लगने दी कि आज घर में कितना बड़ा कांड हो गया था। बहुरिया ने तो जैसे सास को नई ऊर्जा से भर दिया था। सास की उंगलियां मटरमाला के दाने टटोल रही थी। बहुरिया के ससुर पत्नी की हालत में सुधार देखकर चकित थे। वे रात भर उनके सिरहाने बैठे रहे। इंसान को जब प्रेम मिल जाता है तो उसमें जीने की इच्छा पैदा हो जाती है। वह भगवान से अपने लिए उम्र मांगने लगता है। सासू माँ अपने सिरहाने बैठे पति का मुरझाया चेहरा देखकर सोच रही थीं कि वे कितनी जल्दी ठीक हो जाएं और अपने परिवार के चेहरों पर हंसी लौटा दें। डॉक्टरों ने जिसे कुछ घंटों का मेहमान बताया था, अब वही सेवा करने को आतुर हो रहा था। प्रेम की शक्ति असीम होती है, ये कुछ भी कर सकता है। रात्रि कुशलता से बीत गई। सुबह 5 बजे बहुरिया सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। उसके ससुर कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए थे। ये दृश्य उसे भला लगा। वह सोचने लगी,
कि सचमुच उसकी सास कितनी भाग्यवान है। उसने ससुर को गर्मा गर्म चाय का प्याला दिया और बोली, अब आप 3-4 घंटे की नींद ले लीजिए, यहाँ की चिंता मत करना। भगवान इतनी आसानी से अम्मा जी को नहीं छीन पाएंगे। वे उसके सिर पर हाथ रखकर बाहर आ गए। अम्मा जी इस समय प्यार से बहुरिया को निहार रही थीं। उनकी चैतन्यता वापस आ रही थी। डॉक्टरी विधान के अनुसार तो ये एक चमत्कार ही था। इसके कुछ देर बाद बड़ी जिज्जी बिस्तर से उठी और हड़बड़ाई हुई माँ के कमरे में पहुंची। सफ़र की थकान से उन्हें गहरी नींद आ गई थी। उन्हें उठना तो 4 बजे था, लेकिन आँख देर से खुली जब उन्होंने बहुरिया को अपनी माँ के साथ हंसते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। उन्होंने माँ से हालचाल पूछा तो वह अस्फुट स्वर में बोली, ठीक हूँ बेटा। बड़ी जिज्जी ने बहुरिया से पूछा, ये दोनों नहीं आई? वह बोली, आती ही होंगी, कल देर तक रात में जगी थी, अभी उठ जाएंगी। बड़ी जिज्जी तेजी से उठी और उनकी खबर लेने चल दी। वे अब बचपन वाले रूप में थीं। कुछ क्षणों बाद उनकी डांट डपट की आवाज़ें आने लगीं। थोड़ी देर बाद छोटी तो आंगन में हैंडपंप से पानी भरती हुई दिखी और मझली किचन में चाय का पानी चढ़ा रही थी। बड़ी जिज्जी झाड़ू लेकर घर की सफाई में जुट गई। पिछले दिनों की भाग दौड़ में बहुरिया को साफ सफाई का वक्त नहीं मिल पाया था। ससुर जी के कमरे में उनके खर्राटे गूंज रहे थे। आज बहुत दिनों बाद बहुरिया को ससुराल के हर कोने में चहल पहल दिखाई दी। वह सोचने लगी कि सचमुच बेटियों के चले जाने पर पिता का आंगन कितना सूना हो जाता है। उसे भी अपना मायका याद आ गया। एक दिन वह भी तो उन सबको छोड़कर इस घर में आ गई थी। उसने सोच लिया कि जैसे ही सासू माँ ठीक होंगी वह भी अपने मायके जाएगी। उसे यहाँ प्यार अवश्य मिल गया था, लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। प्रातः 8 बजे डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मरीजा के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार पाया। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ मरीजा की इच्छा शक्ति ने शरीर की लाचारी पर विजय पाई थी। वे अब धीरे धीरे बोलने लगी थी और उनके हाथ भी हिलने डुलने लगे थे। डॉक्टर साहब जब दवाएं देकर चले गए तो छोटी और मंझली डरती डरती अपनी माँ के कमरे में घुसी। जैसे ही उनकी नज़र माँ से मिली तो वे उनके पैरों पर गिरकर रोने लगीं। पिता को लगा कि शायद इनसे अपनी माँ का कष्ट देखा नहीं जा रहा है, मगर मंझली और छोटी अच्छी तरह जानती थी कि उनका गुनाह सिर्फ माँ ही माफ़ कर सकती थी। उनके तन से गहने उतारते वक्त माँ की आंखें खुली थीं। शायद माँ को भी सब कुछ याद था। उन्होंने अपनी कमज़ोर आवाज़ में उन्हें पास में बुलाया। वे दोनों आंखों में आंसू लिए उनके सिरहाने खड़ी हो गईं। माँ बोली, डरो मत, कुछ नहीं होगा। इतना सुनते ही वे माँ से लिपट गईं और उन्हें आंसुओं से भिगोने लगीं। पिता के लिए उनका प्रातःकालीन विलाप रहस्य ही बना रहा। बहुरिया ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अंत भला सो सब भला। उसके कैमरे का रहस्य भी सिर्फ बड़ी ननंद को ज्ञात हो सका। सास की हालत में सुधार हो रहा था। डॉक्टर साहब बोल गए थे कि दवाइयाँ अब असर कर रही हैं। इनके सहारे ये 1-2 साल भी खींच सकती हैं। इसके बाद बड़ी ननंद ने घर की व्यवस्था बहुरिया को सौंप दी। उन्होंने देख लिया था कि वह उम्र में ज़रूर छोटी थी, लेकिन विपत्ति में उसने अपना धैर्य नहीं खोया था। उसने परिवार के मान सम्मान की भी रक्षा की थी। सास ने भी
बहुरिया का असली रूप देख लिया था। उनकी लाचारी में एक वही थी जो हमेशा उन्हें सुख देने की कोशिश करती थी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। वह पास आकर बैठ गई। सासू माँ ने उसका माथा चूमा और बोली, तेरी माँ ने सचमुच पिछले जन्म मोती दान किए होंगे, तभी उन्हें इस जन्म तेरी जैसी बेटी मिली। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। इतना कहते कहते उन्होंने हाथ जोड़ दिए। शायद वे पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थीं। वे बोली, आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। इसके बाद उन्होंने गले से मटर माला निकाली और बहुरिया के गले में डाल दी। सारा परिवार उनके इस फैसले से संतुष्ट था। बड़ी जिज्जी भी आश्वस्त थी कि अब उनका मायका सुरक्षित हाथों में था। बड़ी जिज्जी ने भी उसे गले से लगा लिया। पलक झपकते ही अवसाद में डूबा घर खुशियों से भर गया था। तीनों दामाद भी कमरे में आ गए थे। उनकी आंखों में भी बहुरिया के लिए आदर था। छोटा दामाद बोला, उम्मीद है कि हमारी श्रीमती जी भी आपसे कुछ सीखेंगी और अपनी ससुराल को भी स्वर्ग बनाएंगी। बाकी दामाद भी उससे सहमत दिखे। उनकी बातें सुनकर बहुरिया शर्माने लगी। उसने छुई मुई बनकर अपनी सास के आंचल में मुंह छुपा लिया। आज उसका मन हवा के पंख लगाए साथ में आसमान पर उड़ रहा था। बहुरिया के ससुर पोते को गोद में लिए अपने आनंद अश्रु पोंछ रहे